तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट करने वाले दैट इज हीट इंजन। हम लोग यहाँ पे हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों देखो, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके हीट को मैकेनिकल एनर्जी या वर्क डन में कन्वर्ट करता है, पार्टली इनटू वर्क और मैकेनिकल एनर्जी। पार्टली इसलिए क्योंकि हीट जो है पूरा का पूरा हीट 100% हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाता या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे वर्क डन और मैकेनिकल एनर्जी जो है दोनों को एक ही मान के चलो। वर्क डन करने का मतलब है कि आप समझो किसी चीज को मूव करना है इन शॉर्ट, और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब मोशन वाला एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो मोशन वाला एनर्जी में कन्वर्ट करना है मतलब किसी चीज को मूव करना है, दोनों एक ही बात हो गई ना। मैकेनिकल एनर्जी में क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जनरली हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी की ही बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ही यहाँ पे एक हिसाब से बताया जा रहा है, और काइनेटिक एनर्जी मतलब किसी चीज को मूव करना है हमें। मोशन में आएगा तब हम बोलेंगे ना कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी आया है या फिर मैकेनिकल एनर्जी आया। और वर्क का मतलब यही है कि किसी पर अगर मैं वर्क करता हूं तो वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो मैं जैसे ये गैस है, इसको मैं हीट करता हूं, तो हीट करने की वजह से क्या हो रहा है, ये गैस क्या कर रहा है, इस पिस्टन को मार रहा है, और पिस्टन को मारने की वजह से पिस्टन मूव कर रहा है, तो पिस्टन मोशन में आ गया। पिस्टन अगर मोशन में आया है इसका मतलब क्या, पिस्टन पर वर्क हुआ है, पिस्टन को धक्का मारा गया, मतलब गैस ने पिस्टन पर वर्क किया है। तो यहाँ पे हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और इसे मोशन में ला रहा है। या तो आप ऐसे बोल दो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि हीट जो है आपका वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है इसका मतलब आपका पिस्टन मूव कर रहा है। तो आपका हीट इंजन जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो आपके हीट को मैकेनिकल एनर्जी या फिर वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आगे देखेंगे किसी रीज़न की वजह से आपका पूरा का पूरा हीट जो है वो पूरा 100% हीट वर्क या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, उसका एक हिस्सा कन्वर्ट होता है, वो हिस्सा बड़ा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा इंजन यूज़ कर रहे हो, पर उसका एक हिस्सा ही कन्वर्ट हो पाता है। इसकी वजह से हम यहाँ पे वर्ड पार्टली यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब आपका जो हीट इंजन है उसमें बेसिकली 3 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देखोगे तो वर्किंग सब्सटेंस, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वर और सिलेंडर। किसी भी हीट इंजन में ये 3 चीज़ तो होगी ही, और ये 3 चीज़ का यूज़ करके ही आपका हीट इंजन आपके हीट को मैकेनिकल वर्क में या फिर मोशन में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वर्क या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जैसे आपका सपोज करो कोई गाड़ी है, गाड़ी का पहिया है, अब आपको पता है पहिया घूमेगा तो गाड़ी आगे जाएगी। पहिया या जो व्हील है वो घुमाने का मतलब है कि हमें वर्क करना होगा या फिर इसे मैकेनिकल एनर्जी देनी होगी। तो हम कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें अगर सपोज करो मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ, तो ये सिस्टम क्या करता है, उस हीट का यूज़ करके पहिया को घुमाता है, और जब पहिया घूमता है इसका मतलब मेरा हीट मैकेनिकल वर्क में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया या वर्क में कन्वर्ट हो गया और गाड़ी आगे जाएगी। तो हमने यहाँ पे जो सिस्टम लगा रखा है यही हमारा हीट इंजन है। हीट इंजन तुम्हारे दिए हुए हीट को पहिए के घुमाने में यूज़ करता है, या फिर आपका पहिया जो है वो रोटेट करवाता है, घुमाता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। या आप बोल सकते हो कि आपके हीट को वर्क में कन्वर्ट किया गया। पहिया घूमा मतलब पहिए पे वर्क हो गया, तो आपके हीट को वर्क में कन्वर्ट किया, समझे। और ये कौन करेगा, ये आपका हीट इंजन करेगा ना। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें जो आपके हीट इंजन में होंगी वो होगा वर्किंग सब्सटेंस, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वर और सिलेंडर। देखो, वर्किंग सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो बेसिकली वर्क करता है आपके लिए, मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा या हीट बाहर फेंकेगा। तो जो भी हीट एब्जॉर्ब करने का या फिर बाहर फेंकने का काम करेगा वो आपका वर्किंग सब्सटेंस होगा। ये वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन से इंजन की बात कर रहे हो। अलग अलग इंजन में वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग होता है। अगर आप बात करो पेट्रोल या डीजल इंजन की, तो पेट्रोल या डीजल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल और डीजल के वेपर्स होते हैं और ये एयर के साथ मिक्स होकर वर्किंग सब्सटेंस बनाता है। मतलब पेट्रोल या डीजल हीट इंजन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो एयर प्लस डीजल या पेट्रोल के जो वेपर्स होंगे उसका मिक्सचर होता है। इनका जो मिक्सचर होता है इसको तुम एज अ फ्यूल बोलो, जो भी आप फ्यूल यूज़ करो पेट्रोल डीजल, उस फ्यूल के वेपर्स
और प्लस एयर का जो मिक्सचर होता है यही आपका वर्किंग सब्सटेंस का काम करता है। समझे? अगर स्टीम इंजन की बात करें हम लोग, तो स्टीम इंजन में वर्किंग सब्सटेंस स्टीम होता है। स्टीम मतलब जो आपका भाप होता है ना पानी का, उसको हम स्टीम बोलते हैं। तो स्टीम इंजन में स्टीम एज अ वर्किंग सब्सटेंस होता है। हम यहाँ पे थ्योरेटिकल स्टडी कर रहे हैं हीट इंजन की, तो हम यहाँ पे जो भी वर्किंग सब्सटेंस अज्यूम करेंगे वो आइडियल गैस अज्यूम करेंगे। आइडियल गैस, आइडियली अगर कोई एक हीट इंजन हम बनाए तो उसमें आइडियल गैस को हम इमेजिन कर सकते हैं, मान सकते हैं कि वो वर्किंग सब्सटेंस है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया, पेट्रोल डीजल हीट इंजन के लिए वर्किंग सब्सटेंस अलग होता है, स्टीम इंजन के लिए वर्किंग सब्सटेंस अलग होता है। पर हम यहाँ पे क्योंकि स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी इंजन की हम बात करेंगे उसमें वर्किंग सब्सटेंस को हम आइडियल गैस ही मान के चलेंगे। ठीक है। दूसरा होता है आपका हॉट एंड कोल्ड रिजर्वॉयर। ये दो रिजर्वॉयर है, दो रिजर्वॉयर। हॉट रिजर्वॉयर जिसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, यहां से आपका वर्किंग सब्सटेंस हीट को कलेक्ट करेगा या हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो भी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा उसको हम लोग इनपुट हीट बोल देते हैं, इनपुट हीट। और आई थिंक बाहर जाने वाले को आउटपुट हीट बोलते हैं, या ठीक है, ये आपका आउटपुट हीट है। जो आपका हीट कोल्ड रिजर्वॉयर में जाता है, देखो आपका वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट हॉट रिजर्वॉयर से खींचता है और कुछ अमाउंट ऑफ हीट कोल्ड रिजर्वॉयर में छोड़ देता है। कोल्ड रिजर्वॉयर को हम सिंक भी बोलते हैं, इसका टेम्परेचर कम होता है, Tc इज लेस देन Th, और हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो एक ऐसा सोर्स जिसका टेम्परेचर एकदम हाई हो, वहाँ से हीट लिया जाता है, वो आपका हॉट रिजर्वॉयर हो गया। और एक ऐसा एक ऐसा रिजर्वॉयर, एक ऐसा आपका एक ऐसा आपका रिजर्वॉयर जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम हो, जिसको हम सिंक बोल रहे हैं, और वो काफ़ी ठंडा होता है। काफ़ी ठंडा इन द सेंस इसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर कम होता है, ऐसा आप बोल सकते हो। और यहाँ पे हीट जो है आपका इंजन रिजेक्ट करता है, छोड़ देता है। तो ये दो चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए अगर आपके पास हीट इंजन है तो। और तीसरा होता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर इसीलिए ताकि उसमें वर्किंग सब्सटेंस रह पाए। जो आपका सिलेंडर है इसमें आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है। अब वो चाहे कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो, उसके लिए आपको सिलेंडर चाहिए, और सिलेंडर पे एक पिस्टन लगा हुआ होगा। ठीक है, सिलेंडर प्लस पिस्टन, ये तीन चीज़ें आपके पास रहती हैं। ये वर्किंग सब्सटेंस है यहाँ पे। अब देखो होता क्या है, आप क्या करते हो, इस सिलेंडर को जिसमें वर्किंग सब्सटेंस लगा हुआ है, मतलब 3 स्टेप में आपका हीट इंजन काम करता है। वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आप बुक में देख लेना। मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ कि आपका जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन बोल रहा हूँ, आपका हीट इंजन जो है 3 स्टेप में काम करता है। हीट इंजन वर्किंग 3 स्टेप में काम करता है। पहले स्टेप में है, आप क्या करते हो, ये जो आपके पास सिलेंडर है जिसके अंदर आपने वर्किंग सब्सटेंस रखा है, इसको आप हॉट रिजर्वॉयर से कनेक्ट कर देते हो। तो ये क्या करेगा, हॉट रिजर्वॉयर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट, लेट्स से QH अमाउंट ऑफ हीट खींच लेगा। ठीक है, हीट सप्लाई हो गया इसके पास। अब उस हीट में से कुछ हिस्सा वो वर्क डन में डाल देगा, W अमाउंट ऑफ वर्क डन वो कर देगा। और 100% सारा का सारा हीट कभी भी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो और किसी भी तरीके से कोई भी हीट इंजन बना लो कितना भी अच्छा, कभी भी 100% हीट जो है वो आपका पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसा देखा गया है, समझे। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि सारा का सारा हीट जो है वर्क डन में कन्वर्ट हो गया। बहुत अच्छा हीट इंजन बनाओगे तो भी कुछ ना कुछ आपका हीट रह जाएगा। जो बचा हुआ हीट है उसे हम क्या करते हैं, कोल्ड रिजर्वॉयर से कनेक्ट कर देते हैं आपके सिस्टम को, जिससे वो हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वॉयर या फिर सिंक में पास हो जाता है। ये पास होना ज़रूरी नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सिस्टम में। तो बचा हुआ हीट जो है हम कोल्ड रिजर्वॉयर में भेज देते हैं। यही पूरा प्रोसेस है आपका, 3 प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका हीट इंजन काम करता है। हॉट रिजर्वॉयर से हीट लेगा, उसमें वर्क डन करेगा, जितना वर्क डन कर पाया, बचा हुआ हीट जो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाया उसे हम कोल्ड रिजर्वॉयर में भेज देते हैं, सिंक में भेज देते हैं, और रिजेक्ट कर देता है आपका इंजन। तो ये जो पूरा ये काम है, ये काम कौन करता है, आपका हीट इंजन करता है। हीट इंजन बीच में है, हॉट रिजर्वॉयर से हीट लेगा, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, बचा हुआ हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वॉयर यानी कि सिंक में रिजेक्ट कर देगा। ये पूरा प्रोसेस है आपका, समझे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो मान लो QH अमाउंट ऑफ हीट लेता है, वो QH अमाउंट ऑफ हीट लेता है और उसमें से W वर्क डन कर देता है। तो W अगर वर्क डन कर दिया तो QH माइनस W जो बचा हुआ हीट है वो तुम्हारा QC होगा, जो कि चला जाएगा कोल्ड रिजर्वॉयर में। समझ में आया कि नहीं आया।
QH में से W माइनस कर दो तो जो बचा हुआ हीट है QH माइनस W वो आपके कोल्ड रिजर्वॉयर में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करना है इस पूरे आपके इंजन वाले पार्ट में। आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, टू बी एट द सेफर साइड यहाँ पे मॉड यूज कर लेते हैं। ठीक है, वर्क डन के लिए भी साइन कन्वेंशन आपको यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे वर्क डन में भी आप क्या करो, साइन यहाँ पे इस तरीके से लगा दो। तो QC विल बी इक्वल टू QH माइनस W, मतलब आपको हीट वर्क डन जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं वो पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। वैल्यूज आपके पॉजिटिव ही होनी चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यूज लेके रखना है। तो ये एक इक्वेशन बनेगा, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि वर्क डन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, QH माइनस QC, इस तरीके से। ठीक है, अब आपका इंजन कितना बेटर है और कितने अच्छे से वो हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर पा रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन मतलब आपका हीट इंजन जो है वो कितना ज़्यादा हीट कन्वर्ट कर रहा है। जितना ज़्यादा हीट कन्वर्ट करेगा आपकी एफिशिएंसी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, इस ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट हीट। वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट हीट। अब वर्क डन क्या होगा आपका, W होगा, डिवाइडेड बाय इनपुट हीट QH होगा। देख रहे हो ना यहाँ पे, वर्क डन W और इनपुट हीट जो है आपका वो QH है, जो कि वो हॉट रिजर्वॉयर से ले रहा है। तो मतलब इतना हीट अगर उसने लिया है तो वो कितना अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन में कन्वर्ट कर पाया, तो वर्क डन अपॉन इनपुट हीट, ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी हमेशा आपका 1 से कम होगा, क्योंकि देखो अगर मान लो सारा का सारा उसने हीट कन्वर्ट कर लिया वर्क डन में, तो W और QH दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इतना हीट लिया था और ये सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, तो QH का वैल्यू W का वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा, एफिशिएंसी आपकी 1 हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि आपकी एफिशिएंसी देखी गई है कि हमेशा 1 से कम होती है। इन परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज में चाहिए एफिशिएंसी, तो आप क्या करोगे बताओ, ईटा विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन QH मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंट में आ जाएगा। और वहीं से आप लिख सकते हो कि ईटा जो होता है परसेंटेज के टर्म्स में 100% से कम ही होता है, हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में 100% से कम ही होगा। समझ गए? तो ये हो गया। इसमें एक और फॉर्मूला अगर आप देखो इसका, मैं तो पहले ये फॉर्मूला फिक्स कर देता हूँ, एक और फॉर्मूला, क्योंकि वर्क डन का वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो वर्क डन क्या होता है, QH माइनस QC, राइट। वर्क डन इज इक्वल टू QH माइनस QC। सो देयरफॉर ईटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन अपॉन QH। तो वर्क डन का वैल्यू QH माइनस QC अपॉन QH। अब देखो QH अपॉन QH 1 हो जाएगा और QC अपॉन QH बचेगा यहाँ पे QC अपॉन QH। तो एक और फॉर्मूला आपका QC बाय QH, ये आपका ईटा का आ गया। ठीक है, तो ईटा यहाँ से भी दिख रहा है, देखो 1 माइनस समथिंग होगा, 1 माइनस समथिंग। यहाँ पे QC QH अगर मान लो इक्वल हो जाए, तो सॉरी QC QH इक्वल नहीं होगा, QC का वैल्यू अगर आपका 0 हो जाए तो ही आपका ईटा 1 होगा, पर QC का वैल्यू 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपका कोल्ड रिजर्वॉयर में रिजेक्ट होगा ही। तो ये आपके हीट इंजन की बात हो गई। अच्छा देखो, एक टिपिकल हीट इंजन जो होता है वो एक साइकिल पे काम करता है। यहाँ पे देखना, हीट इंजन वर्क्स इन साइक्लिक प्रोसेस। हीट इंजन वर्क्स थ्रू साइक्लिक प्रोसेस, थ्रू साइक्लिक प्रोसेस। हीट इंजन हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में ही काम करता है। तो एक टिपिकल इसका साइक्लिक प्रोसेस हम लोग पीवी डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि होता क्या है। तो इस प्रोसेस को अगर मैं, एक साइकिल के प्रोसेस को अगर हम पीवी डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो प्रोसेस है या जो हीट इंजन का वर्किंग है वो पीवी डायग्राम के थ्रू हम दिखाने की कोशिश करें, तो मान लेते हैं आपका सिस्टम ए, जो कि आपका वर्किंग सब्सटेंस का सिस्टम है, वो आपके सिस्टम ए पे है। अब सिस्टम ए में क्या होता है, इसको हीट किया जाता है। आपका जो भी वर्किंग सब्सटेंस है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, इस वर्किंग सब्सटेंस को हीट किया जाएगा।
हीट किया जाएगा तो क्या होगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पिस्टन को पकड़ के रखते हैं। इसके पिस्टन को पकड़ के रखेंगे, इसका मतलब क्या, पिस्टन हिलेगा नहीं, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये आपका ए से लेकर बी तक का आइसोकोरिक प्रोसेस है। ए से लेकर बी तक आइसोकोरिक प्रोसेस है। इस आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब। ए से लेकर बी तक हीट एब्जॉर्ब होगा। फिर जब वो बी तक पहुंच जाएगा, हीट एब्जॉर्ब कर लिया है उसने, उसके बाद क्या होगा, ये वर्क डन करेगा। हीट एब्जॉर्ब किया है तो अब वर्क डन करेगा। तो आपका बी से लेकर सी तक वर्क डन अगर कर रहा है तो आपका वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है। तो इस प्रोसेस में आपका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेट मी सी कि इन्होंने एडियाबैटिक लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है इसमें। ठीक है, चलेगा, ये एडियाबैटिक या कोई दूसरा प्रोसेस भी हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस में आपका वर्क डन होगा। वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा बताओ? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है, और पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, सिस्टम आपका वर्क कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। और ये आप इसको पॉइंट सी तक पहुंचा सकते हैं। तो बी से लेकर सी तक जो है, ये आपका गैस वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय आपका गैस या इंजन। इंजन यूज कर लेते हैं, वर्क डन बाय गैस ही लिखा हुआ है उन्होंने। हाँ, गैस, हम गैस यूज कर रहे हैं तो गैस ही। मैंने आपको बताया था कि हम जब भी डिस्कशन करेंगे तो आइडियल गैस ही मान के चलेंगे। अच्छा, सी के बाद क्या करते हैं हम लोग? अब देखो, सी से लेकर डी तक की अगर बात आए तो इसमें देखो प्रोसेस में हमने क्या देखा था, पहले तो हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके बाद वर्क डन किया जाएगा, अब हीट रिजेक्ट किया जाएगा सिंक में। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फिर से आइसोकोरिक प्रोसेस, सी से लेकर डी तक आइसोकोरिक प्रोसेस। पर इस प्रोसेस में आपका क्या हो जाएगा, हीट इज रिजेक्टेड टू सिंक, आपका हीट रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सी से लेकर डी तक। और डी के बाद फिर क्या होगा बताओ? फिर कॉम्प्रेशन होगा और सिस्टम पर वर्क किया जाएगा। जब कॉम्प्रेशन होता है तो आपका सिस्टम पे वर्क किया जाता है, उसे फिर से दबाया जाता है। तो सी, डी से लेकर ए तक अगर हम देखें तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है, और इस केस में आपका क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा। उसे कॉम्प्रेस करते करते, वॉल्यूम कम करते करते हम लोग फिर से सिस्टम ए पे लेके रख देते हैं। तो जैसे मान लो आपका पिस्टन है, आपने पिस्टन को रोक रखा है, हीट सप्लाई कर रहे हो, कब से कब तक, ए से लेकर बी तक। उसके बाद बी के पर उसको छोड़ दिया तो पिस्टन क्या करेगा, वर्क डन करेगा, एक्सपैंड होगा, और वो पहुंच गया बी से लेकर सी तक। सी के बाद क्या करना है, उसका फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट कर देना, पकड़ के रखना है पिस्टन को हिलने नहीं देना है। फिर वो सी से लेकर डी तक हीट रिजेक्ट करेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, हीट इज रिजेक्टेड। फिर सी के बाद क्या करना है, उसको डी तक जब वो पहुंच जाए, डी से लेकर ए तक फिर उसको कॉम्प्रेस करना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और फिर से इनिशियल स्टेट ए पे ला के रख देना है। ये एक आपका पूरा का पूरा साइकिल होगा, और ये पूरा साइकिल चलता जाएगा। ठीक है, और आपका इंजन चलता जाएगा। तो हीट इंजन इसी तरह से वर्क करता है। तो ये टिपिकल हीट इंजन इस तरीके से वर्क करता है। अलग अलग इंजन में प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो प्रोसेस होगा आपका साइक्लिक प्रोसेस ही होगा। जहां से आपका सिस्टम चालू, जहां से उसने किया था, वापस से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके वापस वहीं आएगा, और यही साइकिल आपका बार बार रिपीट होता है। इस पूरे साइकिल में कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा। वर्क डन का मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट हुआ होगा। तो वही वर्क डन को अगर इनपुट हीट से हम डिवाइड कर दें तो हमें इस पूरे इंजन का एफिशिएंसी मिल जाता है, समझे? और एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका एक टिपिकल हीट इंजन का वर्किंग था, जो मैंने आपको बताया थ्रू अ पीवी डायग्राम। ओके बच्चों, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे अभी रेफ्रिजरेटर के बारे में। आप सब लोगों को पता है रेफ्रिजरेटर, और आपके शायद घर में भी होगा रेफ्रिजरेटर। नहीं है तो भी आपने देखा होगा कि जो फ्रिज जिसकी हम बात करते हैं, फ्रिज, उसी को हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। अब रेफ्रिजरेटर बेसिकली जो होता है उसका काम हीट इंजन से एग्जैक्टली उल्टा होता है। हीट इंजन क्या करता है कि हॉट रिजर्वॉयर से हीट लेता है, उससे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करता है, अब बचा हुआ हीट जो है उसको कोल्ड रिजर्वॉयर में भेज देता है, रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पे प्रोसेस एग्जैक्टली उल्टा है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि कोल्ड रिजर्वॉयर से हीट लेता है और उसमें वर्क डन करके, बाहर से वर्क डन करके उस हीट को हॉट रिजर्वॉयर में भेज देता है। इसका मतलब रेफ्रिजरेटर उल्टा काम कर रहा है।
वो ठंडी जगह से हीट लेता है और उसको गर्म जगह पे भेज देता है, समझे। तो यहाँ पे हीट फ्लो जो है वो ठंडी जगह से गर्म जगह पे करवाया जा रहा है। मतलब साफ है कि आपका हीट फ्लो कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में हो रहा है। कोल्ड रीजन से वो हीट निकालता है, और याद रखना हीट कोल्ड रीजन से अपने आप हॉट रीजन में तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फ्रिज है उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है कंप्रेसर। मैं इसके ऊपर आऊँगा अभी। वो कंप्रेसर वर्क डन करता है, ज़बरदस्ती वर्क डन करके इस हीट को वो क्या करता है, हॉट रिजर्वायर में भेज देता है, समझे। तो यही काम आपका इसका रेफ्रिजरेटर का होता है कि वो कोल्ड से हॉट की ओर हीट भेजता है। अगर हम अपने आप देखें तो हमें पता है कि हमेशा जो हीट है वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में ट्रांसफ़र होता है, या हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है अगर आप अपने आप छोड़ दो तो। लेकिन रेफ्रिजरेटर ज़बरदस्ती करता है, ज़बरदस्ती वो कोल्ड रीजन से हीट और निकाल के हॉट में भेज देता है, और गर्म जगह को और गर्म कर देता है और ठंडे जगह को और ठंडा कर देता है, समझे। तो अगर इसके पूरे वर्किंग पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे आप इसका स्कीमेटिक देख सकते हो कि ये आपके फ्रिज के अंदर का पूरा सिचुएशन है, इनसाइड योर रेफ्रिजरेटर, जो कि ये कोल्ड रीजन है, ठंडा जगह है। और फ्रिज के बाहर का रीजन आप देखोगे तो ये गर्म है, जो कि आपके अगल बगल का माहौल है, एटमॉस्फेयर है। तो आपका फ्रिज क्या करता है, आपके फ्रिज के अंदर कोई भी सामान आप रखते हो तो वो ठंडा हो जाता है, मतलब वो फ्रिज के अंदर का जो ऑलरेडी ठंडा है उसको और ठंडा करता है वो। अगर मान लो आपने घुमा दिया उसका मशीन और कोल्ड कर दिया, ठंडा कर दिया, तो वो फ्रिज जो ऑलरेडी ठंडा है बाहर के कंपैरिजन में उसको और ठंडा करता है और हीट निकाल के बाहर फेंक देता है। इसलिए याद रखना कि फ्रिज जो है, फ्रिज अगर किसी चीज़ को ठंडा कर रहा है तो आपके घर को वो गर्म कर देता है, आपके अगल बगल के माहौल को या फ्रिज के अगल बगल का जो भी एटमॉस्फेयर है उसको वो गर्म कर देता है। क्योंकि अगर फ्रिज के अंदर चीज़ें ठंडी हो रही है तो वो हीट निकल के कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, वो आपके घर में घुस जाता है और आपके घर को गर्म करता है। तो अगर फ्रिज का अंदर का हिस्सा ठंडा हो रहा है तो फ्रिज क्या करता है, वही हीट निकाल के बाहर फेंकता है। तो आपके फ्रिज के बाहर का हिस्सा या जो आपका घर का बाहर का हिस्सा है, मतलब फ्रिज के बाहर का जो भी आपका घर का वातावरण है उसको वो गर्म कर देता है। कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन में हीट ट्रांसफर कैसे करता है उसका प्रोसेस हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से पूरा एक ट्यूब होता है, उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर होता है ट्यूब का। इस ट्यूब में कुछ हिस्सा आपका रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है और कुछ हिस्सा रेफ्रिजरेटर के बाहर होता है। अगर आप फ्रिज के बाहर हाथ देखो तो उसमें आपको बहुत गर्म गर्म महसूस होगा। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है फ्रिज के पीछे रहता है, पीछे के हिस्से में आप देख सकते हो पूरा। तो यहाँ से आपका हीट जो है वो फ्रिज बाहर की ओर आपके घर में फेंकता है, और ये अंदर का हिस्सा है, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब किया जाता है। तो अभी इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, 4 स्टेप का प्रोसेस है। 4 स्टेप के प्रोसेस में हीट अंदर से बाहर आ जाता है। कैसे, देखो हम यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ से, जो आपका बाहर का हिस्सा है। बाहर का हिस्सा ये ट्यूब जो है कंटिन्यूस ट्यूब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस ट्यूब में एक हम कोई भी फ्लूइड डाल देते हैं या लिक्विड डाल देते हैं जिसको हम लोग रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। ये आपका वो सब्सटेंस है जो बेसिकली हीट को ट्रांसफर करेगा एक जगह से दूसरी जगह तक। ये कोई भी गैस हो सकता है, गैस जनरली हम यहाँ पे लिक्विड डालते हैं इसके अंदर, या गैस भी आप डाल सकते हो उसको लिक्विड फॉर्म में करके। तो जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो एज अ रेफ्रिजरेंट, उसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, जो कि आपका हीट अंदर बाहर करता है। उस रेफ्रिजरेंट को हम लोग यहाँ पे भर देते हैं। फिलहाल इस वाले हिस्से में वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, यहाँ पे वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। और अंदर जाने के बाद देखो क्या होता है उसके साथ। तो ये लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे है। यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, इस लिक्विड को एक्सपैंड कर देता है। देखो यहाँ पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है उसके अंदर, तो बिना हीट ट्रांसफर किए उसको एक्सपैंड करता चला जाता है, करता चला जाता है। एक्सपेंशन हो रहा है और यहाँ पे कोई हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये एक्सपेंशन आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहलाएगा। और हमने पहले ही देखा था एडियाबैटिक प्रोसेस में कि अगर आपका गैस या कोई भी आपका सब्सटेंस या जो भी मटेरियल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमेशा गैस आपका जो है या जो भी लिक्विड हमने यूज़ किया हुआ है वो कूल हो जाएगा, उसका टेम्परेचर गिर जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में लास्ट पार्ट में देख लेना, मैंने आपको बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन में आपका सिस्टम कूल होगा, कंप्रेशन में आपका सिस्टम गर्म हो जाएगा। तो यहाँ तो एक्सपैंड हो रहा है बिना हीट सप्लाई के, और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है कि यहाँ तक इस ट्यूब तक आते आते ये लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
पूरी तरह से एक्सपैंड होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इतना जबरदस्त लेवल का एक्सपेंशन ये आपका एक्सपेंशन वाल्व करवाता है, और ये काफी ठंडा हो जाता है क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है बिना हीट सप्लाई किए, तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो काफी कूल डाउन हो जाता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है। इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर है उससे भी नीचे टेम्परेचर पे चला जाता है। वो गैस, लिक्विड से गैस बन जाता है और एकदम ही ठंडा हो जाता है। इतना ठंडा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो टेम्परेचर है उससे भी काफी नीचे टेम्परेचर चला जाता है उसका। अब अगर ये इतना ठंडा हो गया है और रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो हिस्सा है उसका टेम्परेचर इस रेफ्रिजरेंट, जो यहाँ पे आपका गैस पार्टिकल है, उससे टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इस सब्सटेंस का टेम्परेचर या इस गैस का टेम्परेचर कम होता है काफ़ी। तो क्योंकि इस गैस का टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका है एडियाबैटिक एक्सपेंशन की वजह से, और फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में, तो हीट अंदर की ओर फ्लो होना चालू हो जाता है और ये गैस हीट एब्जॉर्ब करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है और गर्म होते चले जाता है। तो यहाँ आते आते ये काफ़ी गर्म है, और वैसे बात है कि यहाँ पे प्रेशर लो है क्योंकि हमने इसको एकदम लो प्रेशर पे डाल रखा है, आपने इसको एक्सपैंड कर दिया पूरी तरह से। तो ये लो प्रेशर पे काफ़ी एक्सपैंड हुआ गैस है, इसका एक्सपेंशन हमने कर रखा है और इसने हीट यहाँ पे जमा कर दिया, तो काफ़ी हीट इसने कलेक्ट कर लिया है फ्रिज के अंदर से। क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट इसके अंदर पास हो गया तो आपके रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब ये हीट लेकर आगे बढ़ता है, अब यहाँ से वो बाहर नहीं जा पाता है, तो हम क्या करते हैं, देखो QH अमाउंट ऑफ हीट उसने, सॉरी QC अमाउंट ऑफ हीट इसने क्या किया, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया फ्रिज के यहाँ, रेफ्रिजरेटर के अंदर से। QC अमाउंट ऑफ हीट उसने कोल्ड रिजर्वर से इसने एब्जॉर्ब कर लिया। कोल्ड रिजर्वर मतलब आपका फ्रिज के अंदर का हिस्सा। अब यहाँ पे कॉम्प्रेसर है, कॉम्प्रेसर क्या करता है, इस पे वर्क डन करता है, ठीक है। और वर्क डन करते करते, इसको प्रेशर इंक्रीज करते करते यहाँ पे क्या करता है, उसको वापस से वो हाई टेम्परेचर पे चला जाता है क्योंकि यहाँ पे इसने हीट ऑलरेडी एब्जॉर्ब किया था, टेम्परेचर इसका बढ़ चुका है। कॉम्प्रेसर क्या करता है, उसको कॉम्प्रेस करते करते, प्रेशर हाई करते करते फिर से कॉम्प्रेस करके उसको लिक्विड बना देता है इस ट्यूब में। और लिक्विड बनने के बाद ये एकदम गर्मा गर्म लिक्विड होता है क्योंकि इसने सारा हीट फ्रिज से लेके आया था। वो कॉम्प्रेसर ने वर्क डन करके उसे फिर से दबा दबा के क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया प्रेशर एक्सर्ट करके। और इसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये गर्मा गर्म लिक्विड जो है आपका इस ट्यूब में वापस आ गया। इस ट्यूब में इतना गर्म होता है ये कि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो कम, इसके सामने कम हो जाता है। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म लिक्विड है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो आपका हीट जो है वो बाहर की ओर फ्लो होना चालू हो जाता है और ये सारा हीट यहाँ पे फेंक देता है हॉट रीजन में। हॉट रीजन मतलब आपके बाहर के रीजन में, समझ गए। तो वो जो टोटल हीट फेंकता है वो टोटल हीट क्या होता है, QH होता है। क्योंकि इसने जो हीट एब्जॉर्ब किया था रेफ्रिजरेटर के अंदर से, उसमें कॉम्प्रेसर भी अपना वर्क डन W कर देता है और QC प्लस W मिला के टोटल हीट QH होता है। ये QH आपका बाहर हॉट रीजन में फेंक दिया जाता है और आपका बाहर का हिस्सा गर्म हो जाता है। फिर ये गर्म लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व में आता है, एक्सपेंशन वाल्व उसे फिर से एक्सपैंड कर देता है एकदम लो प्रेशर करके और उसे गैस बना देता है। ये गैस काफ़ी ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा कि फ्रिज के अंदर का पूरा हीट फिर से एब्जॉर्ब करने लग जाता है, फ्रिज को ठंडा करता है और ये फिर गर्मा गर्म गैस आगे आता है। कॉम्प्रेसर अपना वर्क डन करके फिर इस गैस को लिक्विड बना देता है, गर्मा गर्म लिक्विड फिर से हीट बाहर फेंकता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चालू होता है। फ्रिज के अंदर का जो हिस्सा है ठंडा होता है, वो और ठंडा हो जाता है। फ्रिज के बाहर का हिस्सा जो गर्म होता है वो और गर्म होते चला जाता है और ये पूरा प्रोसेस बार बार रिपीट होता चला जाता है, समझ गए। सो दिस इज हाउ योर रेफ्रिजरेटर वर्क्स। ठंडे को ठंडा और गर्म को और गर्म कर देता है। ये हीट कोल्ड रिजर्वर से निकाल के वर्क डन करता है। वर्क डन कौन करता है, कॉम्प्रेसर, और हॉट रीजन में भेज देता है, समझे। इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस चलता है रेफ्रिजरेटर का। अब आपका रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा है, इसके लिए हम यहाँ पे एफिशिएंसी तो यहाँ पे नहीं करते हम लोग डिफाइन, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग K से डिनोट कर रहे हैं फिलहाल। और K का डेफिनेशन क्या है, K का डेफिनेशन है
कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया गया, किससे, आपके कोल्ड रिजर्वॉयर से, डिवाइडेड बाय वर्क डन। ठीक है, देखो इस प्रोसेस पे भी अगर आप वर्क डन देखोगे तो वर्क डन का फॉर्मूला सेम आ जाएगा। देखो क्यूसी में ध्यान से देखना, क्यूसी में अगर आप वर्क डन ऐड करते हो, क्यूसी में अगर आप वर्क डन ऐड करते हो, क्यूसी में वर्क डन ऐड किया तो टोटल आपको क्यूएच मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से, क्यूएच माइनस क्यूसी। सेम फॉर्मूला है जो इंजन में आ रहा था, पर वर्किंग थोड़ा सा उल्टा है, W इज इक्वल टू क्यूएच माइनस क्यूसी। तो यहाँ पे यही वैल्यू अगर आप डाल दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूएच माइनस क्यूसी हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है जितना ज़्यादा होगा आपका उतना फ्रिज बेटर होगा, उतना ज़्यादा वो कूलिंग कर पाता है, उतना ज़्यादा वो हीट क्या कर पाता है, कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में बाहर फेंक पाता है। जितना बेटर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतना ही आपका फ्रिज अच्छे से कूलिंग कर पाएगा। जनरली आपका जो फ्रिज होता है, जो आपके घर में होता है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो 5 के आसपास होता है, और ये एक जनरल वैल्यू होता है आपके फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, और जो उसके अलावा दो चीज़ों के बारे में और बात की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर का स्पेलिंग क्या है, कंडीशनर, हाँ चलो ठीक है, सॉरी हो जाता है कभी कभार। और दूसरा आपका होता है हीट पंप, हीट पंप। ये दोनों के दोनों फ्रिज जैसे ही हैं, दोनों का जो दोनों आपका हीट पंप और एयर कंडीशनर है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लिखूंगा नहीं, आप देख लेना, नोट्स देख लेना। एयर कंडीशनर और हीट पंप दोनों एक जैसा ही है। एयर कंडीशनर जो आपका होता है, आप ये समझ लो बस ये कि बहुत बड़ा लार्ज रेफ्रिजरेटर है, ये लार्ज रेफ्रिजरेटर, ये बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर आपके घर में बहुत छोटे से हिस्से को ठंडा करता है, एयर कंडीशनर आपके पूरे रूम को ठंडा कर देता है। तो बस साइज में डिफरेंस है, बाकी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एयर कंडीशनर एक बहुत बड़ा फ्रिज होता है और कुछ नहीं, जो पूरे रूम को ठंडा कर देता है। अच्छा, पूरे रूम को ठंडा करता है और पूरे रूम की हीट को निकाल के वो कहाँ फेंकता है, बाहर रोड साइड फेंक देता है वो। जैसे आपका फ्रिज जो है वो आपके फ्रिज के अंदर के हिस्से से हीट निकालता है और आपके घर में फेंक देता है। ये जो एयर कंडीशनर है वो क्या करता है, एयर कंडीशनर आपके पूरे घर का हीट लेता है और उसको बाहर रोड पे फेंक देता है। तो हम अपने पूरे घर को ठंडा कर लेते हैं और बाहर जो रोड है या बाहर का एनवायरनमेंट है उसे गर्म करते चले जाते हैं। तो ये आपका एयर कंडीशनर, इट इज नथिंग बट अ लार्जर फ्रिज, बहुत बड़ा फ्रिज है ये, समझे। हीट पंप भी उसी तरीके से, बस उसको हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, अंदर का हिस्सा बाहर, जैसे एयर कंडीशनर होता है वैसे हीट पंप जो होता है उसका हम अंदर का हिस्सा बाहर और बाहर का हिस्सा अंदर कर देते हैं। देखो जैसे आप एयर कंडीशनर में आपका एक जो हिस्सा होता है, जो कूलिंग वाला हिस्सा होता है, वो आप घर के अंदर लगाते हो, और उसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो आप उसको बाहर लगा देते हो। जो कॉम्प्रेसर होता है उसका बड़ा जो मशीन होता है वो आप बाहर लगा देते हो, वो हीट बाहर फेंकते रहता है। अगर सपोज करो वही वाला हिस्सा आप अंदर ले आओ, घर के अंदर ले आओ, और घर के अंदर जो कूलिंग वाला हिस्सा है वो आप बाहर लगा दो, तो क्या करेगा, फिर वो बाहर का हीट अंदर फेंकेगा घर के अंदर, और आपका घर गर्म होने लग जाएगा। तो यही काम हीट पंप का होता है। तो जिस एरिया में, जिस जगह, जिस रीजन पर बहुत ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इतनी ठंडी की ठंड के मारे लोग मर भी जाते हैं, तो ऐसे केस में घर में वो हीट पंप लगाते हैं। हीट पंप से क्या होगा, वही फ्रिज का उल्टा, फ्रिज का बाहर वाला सामान अंदर लगा दो और अंदर वाला सामान बाहर लगा दो, तो बाहर से हीट अंदर की ओर घर के अंदर फेंकेगा, जिसकी वजह से घर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाएगा और आपको ठंडी नहीं लगेगी, समझे। तो एग्जैक्टली फ्रिज ही हम यूज़ नहीं करते हैं, इसकी बनावट थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन एग्जैक्टली काम वही होता है जो फ्रिज करता है, बस हम जगह बदल देते हैं, अंदर का हिस्सा बाहर, बाहर का हिस्सा अंदर लग जाता है, जिसकी वजह से आपका घर गर्म होने लग जाता है और आप ठंडी से बचते हो, समझे। तो ये पूरा केस आपका था एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का, समझ गए। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा था, इसके वजह से दो स्टेटमेंट्स है इसके जो आपको याद रखना है, और इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा था इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। आपको एक एक वर्ड यहाँ पे समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सेकेंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम सब जानते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और उसका मतलब भी समझते हैं।
इट इज़ समवॉट सिमिलर एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहाँ फेल हुआ, उसके क्या लिमिटेशंस है, पहले वो समझ लेते हैं, तब हम देखें कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले ये चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज़ लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो दो मेजर लिमिटेशंस इसके हैं जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो ये सबसे पहली बात यहाँ पे तो ये कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कांट टेल यू वेदर द प्रोसेस विल ऑकर और नॉट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में क्या हो रहा है वो बता देगा कि कहाँ से हीट गया और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन वो प्रोसेस ऑकर होगा भी या नहीं होगा इस बारे में ये बात नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक आइस रखता हूँ मैं, तो हम सब लोग को पता है कि आइस का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग के टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर लेट से 25 डिग्री सेल्सियस है। तो हम जानते हैं और ये हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि आपका हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होगा और सराउंडिंग से आइस के अंदर फ्लो होगा और आपका आइस हीट को एब्जॉर्ब करके मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आइस को सिस्टम मानूं तो सिस्टम यहाँ पे हीट गेन करेगा और ये तय है कि हीट गेन ही करेगा। लेकिन ये आपको फर्स्ट लॉ से पता नहीं चलता, ऐसा कोई लॉ नहीं है फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, जो आपको ये बताए कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ही फ्लो होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बस आपका हीट डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि अगर मान लो इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट मिला तो ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो इसके इंटरनल एनर्जी में जाएगा, दूसरा वर्क डन में जाएगा। तो यही था ना हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, यहाँ ले आओ तो क्यू माइनस डब्ल्यू। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू जो हीट सप्लाई किया और डब्ल्यू जो सिस्टम ने वर्क किया है। तो ये कितना हीट कहाँ कहाँ गया ये बताता है, लेकिन हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हीट आपका आइस से बाहर की ओर जाए और हीट आइस का टेम्परेचर और कम हो जाए, या फिर बाहर से हीट अंदर आए और आइस का टेम्परेचर और बढ़ते चले जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपका सिस्टम या तो हीट गेन कर सकता है या तो हीट लूज कर सकता है। हमें पता है हमारा सिस्टम दोनों काम कर सकता है। तो सिस्टम हीट गेन करेगा या लूज करेगा इस बारे में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ नहीं बात करता है और वो क्लियर नहीं करता। ये हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं भले ही कि हमेशा अगर आइस रखोगे 25 डिग्री सेल्सियस के रूम टेम्परेचर में तो हमेशा वो हीट गेन करेगा ही, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बस आपको ये बताएगा कि हीट ट्रांसफर जो भी हुआ है, चाहे आइस से बाहर हुआ हो या आइस के अंदर हुआ हो, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। समझ गए? तो आइस मेल्ट होगा या आइस और उसका टेम्परेचर कम होगा, प्रोसेस कौन सा होगा, इस बारे में आपका फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता। समझे? तो एक लिमिटेशंस ये है। लेकिन आप देखोगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद ही हमको पता चल जाएगा। अब जो भी हम बात करेंगे यहाँ पे वो फिजिक्स का लॉ बन चुका है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ बन चुका होगा और उससे हमें पता चलेगा कि नहीं भाई, आपका जो हीट ट्रांसफर होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे ही होता है। ये बाद में आपका सेकेंड लॉ के बाद क्लियर होगा, फर्स्ट लॉ में बात क्लियर नहीं होती है। सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमने जो भी प्रोसेसेस पढ़े हैं, हमने कई बार देखा कि जो भी आप हीट सप्लाई करते हो वो 100% वर्क डन में कन्वर्ट हो सकता है ना। ऐसा कहीं भी हमने नहीं देखा फर्स्ट लॉ के बाद कि ये हमको पता चले कि जो भी हीट सप्लाई हो रहा है वो पूरा का पूरा 100% वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। फर्स्ट लॉ के हिसाब से 100% हीट का वर्क डन में कन्वर्शन पॉसिबल है, मतलब इस बात से वो मना नहीं करता है कभी। तो इस हिसाब से आपका जो इंजन है, इंजन में हम क्या करते हैं, हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं। तो एक परफेक्ट इंजन बनाया जा सकता है जिसमें जो भी हीट मैं दे रहा हूँ वो सारा का सारा मैकेनिकल एनर्जी में, सारा का सारा जो है वर्क डन में चला जाए। लेकिन आप जानते हो, हमने डिस्कशन किया हुआ है हीट इंजन की जब हम पढ़ाई कर रहे थे, कि ऐसा मशीन बनाना पॉसिबल ही नहीं हुआ, आज तक कोई नहीं बना पाया जिसमें 100% सारा का सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट किया जा सके। तब लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं पे अगले लॉ की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कोई भी कंक्लूजन हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नहीं मिलता कि आपका सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो सकता है। अब डेल्टा यू को 0 डाल दो, मान लो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा यू को 0 डाल देता हूँ तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू तो हो सकता है ना। और कई सारे प्रोसेस में हमने देखा कि डेल्टा यू 0 होता है, तो सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखा तो कभी ऐसा नहीं हो पाया कि सारा का सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है।
अगर ऐसा हो जाता तो हम एक परफेक्ट इंजन बना पाते हैं जो सारा दिया हुआ हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई इंजन आज तक बन नहीं पाया। इंजन की एफिशिएंसी कभी 1 के इक्वल नहीं हो पाई, हमेशा 1 से कम ही मिली, तो परफेक्ट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें जो है आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। चलिए देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है। यहाँ पे देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अलग अलग तरीके से स्टेट किया गया है। आपके बुक में 2 स्टेटमेंट देके रखा हुआ है, उन 2 स्टेटमेंट को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहला स्टेटमेंट जो है, अब इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पहले स्टेटमेंट को या तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, या फिर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, या इंजन लॉ बोलते हैं, इंजन स्टेटमेंट बोलते हैं। इन सारे नाम, कोई भी नाम अगर आता है तो उसका मतलब यही स्टेटमेंट होगा आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखो, ये अब लॉ है, याद रखना, लॉ ही कह रही है, मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रही है कि इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट अमाउंट ऑफ हीट QH फ्रॉम a hot reservoir to use it all to do work W. Some amount of heat QC must be exhausted to the cold reservoir. So this prohibits the possibility of perfect heat engine. Prohibits मतलब मना कर देना, रोक देना। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये कहता है कि अगर सपोज करो आपके पास कोल्ड और हॉट रिजर्वायर है, ये हम लोग हीट इंजन में देख चुके हैं, हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर। तो इसका कहना है कि ये इम्पॉसिबल है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप कुछ अमाउंट ऑफ हीट, QH अमाउंट ऑफ हीट निकालो हॉट रिजर्वायर से और उसे सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर दो। ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो रह जाएगा जो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा, और वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपके कोल्ड रिजर्वायर में रिजेक्ट होगा ही होगा। समझे? तो जब हम एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं तो एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं वर्क डन अपॉन जो भी हीट निकाला गया है हॉट रिजर्वायर से। अगर QH W के बराबर हो जाए, मतलब सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए, तो W QH के इक्वल हो जाएगा और आपकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। लेकिन अब ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रही है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहना का मतलब ये है कि आपकी एफिशिएंसी कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती, वो हमेशा एफिशिएंसी 1 से कम ही होगी। यदि 1 के बराबर हो जाए एफिशिएंसी तो हम कहेंगे कि हमारा इंजन जो है परफेक्ट हीट इंजन है। So this prohibits the possibility of perfect heat engine. Second law of thermodynamics मना करता है इस बात से कि हम परफेक्ट इंजन बना सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये डायरेक्ट इम्पॉसिबल बोल रहा है वर्ड, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होगी, या फिर परसेंटेज में देखा जाए तो हमेशा एफिशिएंसी 100 से कम होगी। इन शॉर्ट, सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट QC रह जाएगा कन्वर्जन के दौरान, जो कि कोल्ड रिजर्वायर में जाएगा ही जाएगा। ये आपका पहला स्टेटमेंट हुआ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। एक और स्टेटमेंट जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो यहाँ पे आपको देख सकते हो आप, जिसको हम सेकेंड फॉर्म क्लॉजियस स्टेटमेंट, रेफ्रिजरेटर लॉ, रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट ये बोला जाता है। इसका कहना है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ वार्मर बॉडी विदाउट एनी वर्क हैविंग बीन डन टू अकम्प्लिश दिस फ्लो। इसके कहने का मतलब है कि कभी भी कोल्ड रीजन से हॉट रीजन, ये फिर से हम हॉट और कोल्ड पे आ जाते हैं कभी भी कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में हीट अपने आप फ्लो नहीं हो पाएगा। मतलब साफ बात है, इसके कहने का मतलब ये है कि हीट अगर अपने आप फ्लो हो रहा है तो वह हमेशा हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में ही जाएगा, हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ही हीट फ्लो होगा। नाउ दिस इज अगेन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा स्टेटमेंट है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्ट कह रही है कि हमेशा हीट फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ही होगा। अगर आपको लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर यानी कि कोल्ड से हॉट रीजन में हीट फ्लो करवाना है तो आपको कहीं ना कहीं बाहर से ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती करने का मतलब है आपको ज़बरदस्ती वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन जब आप इस QC हीट पर करोगे तो टोटल हीट QH बन जाएगा और वो कोल्ड रीजन में हॉट रीजन में चला जाएगा। तो कोल्ड से हॉट रीजन में अगर हीट फ्लो करवाना है तो आपको बाहर से वर्क डन करना ही पड़ेगा, अब वही उसको लेके जाएगा और QH अमाउंट ऑफ हीट बन के वो हॉट रीजन में पहुंच जाएगा। अपने आप ये पॉसिबल नहीं है। यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो देखो ये डायग्राम जो है आपका वो किसका है, आपका रेफ्रिजरेटर का है। तो रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं।
तो यहाँ पे ये काम रेफ्रिजरेटर में होता है। रेफ्रिजरेटर में हम चाहते हैं कि हीट कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में ट्रैवल करें, पर ये अपने आप हो नहीं पाता है। तो आपको याद होगा कि हम किसके सहारे ये काम करवाते हैं, कॉम्प्रेसर के सहारे। बाहर से कॉम्प्रेसर हीट अपना वर्क डन करता है और कोल्ड रीजन से हीट को हॉट रीजन में पहुंचाता है। बिना कॉम्प्रेसर के काम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर मुझे कॉम्प्रेसर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, अपने आप कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में अगर हीट पहुंच जा रहा है, तो ऐसे केस में हम उसको परफेक्ट रेफ्रिजरेटर बोलेंगे, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। लेकिन सेकेंड लॉ के हिसाब से अब हम जानते हैं कि परफेक्ट रेफ्रिजरेटर इज नॉट पॉसिबल। परफेक्ट रेफ्रिजरेटर पॉसिबल नहीं है, मतलब बाहर से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में हीट पहुंच जाए। समझे? तो ये दो स्टेटमेंट है आपका रिलेटेड टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक आपका जो है वो है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल के सहारे हम लोग कार्नोट हीट इंजन बनाते हैं। मतलब देखो हम जानते हैं कि जो हीट इंजन होता है आपका, हीट इंजन बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है? तो उसमें साइकिल्स के थ्रू काम होता है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हीट इंजन किस तरीके से साइकिल्स में काम करता है। हमने देखा था कि पहले एक्सपेंशन होगा उसका, फिर इसके बाद वर्क डन होगा और फिर उसके बाद उसको सॉरी एक्सपेंशन नहीं बल्कि आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, उसका वॉल्यूम फिक्स होगा, फिर वो वर्क डन करेगा, फिर उसका वॉल्यूम फिक्स होगा और प्रेशर कम होगा और फिर उस पर वर्क डन किया जाएगा और इस पॉइंट पे आ जाएगा। और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यहाँ पे हीट रिजेक्ट होगा, यहाँ पे हीट लिया जाएगा इस वाले हिस्से में और यहाँ से हीट रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता जाता है, जिसकी वजह से आपका जो हीट ये इंजन है वर्क करता है और हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करता है। अब ये अलग अलग साइकिल में आप हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हो और आपके हीट इंजन को काम करवा सकते हो। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कार्नोट, उसने एक ऐसा साइकिल डिज़ाइन किया हीट इंजन के लिए जिसको कार्नोट साइकिल कहा गया। और कार्नोट साइकिल पे चलने वाले जो भी हीट इंजन थे आपके, उसको कार्नोट हीट इंजन कहा गया। तो कार्नोट हीट इंजन जो है, कार्नोट हीट इंजन, ये एक ऐसा इंजन है जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। इसमें दो चीज़ें आप ध्यान में रखो। एक तो कार्नोट हीट इंजन के केस में जो भी साइकिल होगा या जो प्रोसेस होगा वो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने आपको जैसे बताया था, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। इतना स्लो कि हम उसको क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस बोल सकते हैं। क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, विच इज़ वेरी वेरी स्लो। अगर ये स्लो होगा तो ही ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। तो आप लिख सकते हो कि इट हैज़ टू बी क्वाज़ी स्टैटिक, बहुत ही स्लो प्रोसेस, क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस, पहली चीज़ तो ये। और यहाँ पे इस रिवर्सिबल साइकिल और कार्नोट साइकिल में दो चीज़ें होती हैं। देयर आर टू एडियाबैटिक प्रोसेसेस, एडियाबैटिक प्रोसेसेस और टू आइसोथर्मल प्रोसेसेस, आइसोथर्मल प्रोसेसेस। अब ये प्रोसेसेस क्या है, पहले इस साइकिल को देख लेते हैं। और इस साइकिल के थ्रू आपको याद रखना कि जो एफिशिएंसी होती है साइकिल की, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। कार्नोट साइकिल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। कार्नोट इंजन जो होता है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है और मैक्सिमम होती है अगर आप बाकी सारे इंजन से कंपेयर करोगे। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में हम कंपेयर करें, या आप ऐसे बोल सकते हो, वैसे भी ये रिवर्सिबल प्रोसेस ही है, तो कि अगर मैं बाकी सारे इंजन से दूसरे साइकिल्स से कंपेयर करूँ, मतलब अगर आप बाकी इंजन्स लेके आते हो और आप देखते हो कि भाई उसका अगर आप एफिशिएंसी निकालते हो, तो कार्नोट इंजन जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। इसमें एक कंडीशन और है, वो कंडीशन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आप ये मान के चलो कि बाकी सारे साइकिल्स के कंपैरिजन में कार्नोट साइकिल वाला जो हीट इंजन होगा वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देगा और ये मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। ये कार्नोट साइकिल की सबसे बड़ी खासियत है। अब इसका साइकिल देख लेते हैं, साइकिल कैसे चलता है। साइकिल हम लोग अगर देखेंगे इसका, तो पीवी डायग्राम से देखेंगे। तो इसके पीवी डायग्राम में
4 तरीके का प्रोसेस होगा, जिसमें 2 एडियाबैटिक होगा प्रोसेस और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। वो देख लेते हैं कैसे। मान लो यहाँ से आपका जो साइकिल है वो स्टार्ट होता है पॉइंट ए से, ठीक है। पॉइंट ए में एक्सपेंशन होगा और ये एक्सपेंशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, से कि आपका ये आपका एक्सपेंशन हुआ ए से लेकर बी तक और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। इस समय एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब हीट जा रहा है आपका, तो ये आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहाँ पे हीट अंदर जाएगा, कितना हीट, QH अमाउंट ऑफ हीट। आपको याद है ना, आपका जो सिस्टम है वो हॉट रिजर्वॉयर पे रखा जाएगा, हॉट रिजर्वॉयर से QH अमाउंट ऑफ हीट लिया जाएगा। अगर आपको याद होगा तो हॉट, नीचे में कोल्ड रिजर्वॉयर और यहाँ आपका हीट लिया जा रहा है, QH अमाउंट ऑफ हीट। और वॉल्यूम देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, हम आगे जा रहे हैं ना, तो वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है ए से लेकर बी तक का, ये होता है आपका एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब इस दौरान आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसको हम बोल सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि वैसे भी आपका एक्सपैंड हो रहा है, तो दिस कैन बी टर्म्ड एज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपैंड होते चले जा रहा है क्योंकि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देन पॉइंट बी के बाद आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा और एक्सपैंड होगा, देखो वॉल्यूम और बढ़ रहा है बी से लेकर सी तक, लेकिन इस दौरान कोई भी हीट सप्लाई नहीं होगा। तो बी से लेकर सी तक जो होगा वो होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कोई हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब उसके बाद सी तक अगर वो पहुंच गया तो सी से लेकर फिर जब आपका होगा तो कॉम्प्रेशन चालू हो जाएगा। अब उसके बाद इस सिस्टम को दबाया जाएगा और उसके ऊपर वर्क डन किया जा रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज किया जा रहा है, कॉम्प्रेस किया जा रहा है। मान लो ये हम पहुंचे डी तक, सी से लेकर डी तक कॉम्प्रेशन हो रहा है और ये जो कॉम्प्रेशन है ये भी आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होगा। ए से लेकर बी की तरह ये सी से लेकर डी का जो आपका हाल है ये भी आपका आइसोथर्मल प्रोसेस ही है। इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, लेकिन ये आइसोथर्मल होगा। इस दौरान भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं इसे आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। और इसी कॉम्प्रेशन के दौरान आपका जो हीट है, जैसे यहाँ पे वर्क डन किया जा रहा है ना, यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे वर्क डन हुआ, ये एक्सपैंड हुआ, उसके बाद बी से लेकर सी तक गया, तो जो भी वर्क डन हुआ मान लो W वर्क डन हो गया, गैस ने वर्क डन कर दिया है। बाकी सी से लेकर डी तक क्या होगा बताओ, सी से लेकर डी तक सिस्टम पर वर्क किया जाएगा, तो सिस्टम पे वर्क किया जाएगा और उसके बाद फिर इस दौरान आपका हीट रिजेक्ट होगा। कहाँ पे रिजेक्ट होगा, कोल्ड रिजर्वॉयर में। तो इसी दौरान हीट रिजेक्ट होता है। तो देखो ए से लेकर बी तक जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, उस समय हीट जो है आपका वो एंटर करता है सिस्टम में, मतलब हॉट रिजर्वॉयर से हीट लिया जाता है। और सी से लेकर डी तक आपका कोल्ड रिजर्वॉयर में हीट जो है वो रिजेक्ट किया जाता है। तो डी तक पहुंच गए, उसके बाद डी से लेकर ए तक फिर ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। इसमें आप देख सकते हो फिर से आपका वॉल्यूम डिक्रीज ही हो रहा है, डी यहाँ पे है और ये यहाँ पे है ना, तो डी पे वॉल्यूम इतना है, ए पे वॉल्यूम इतना है, तो और वॉल्यूम कम हो गया। अगेन कॉम्प्रेशन हुआ, लेकिन ये एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन होगा, इस दौरान कोई भी हीट सप्लाई नहीं होगा। हीट का जो ट्रांसफर है वो सिर्फ ए से लेकर बी और सी से लेकर डी, यानी कि 2 प्रोसेस में हो रहा है, ए बी और सी डी में, जो कि दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है। एक्सपेंशन के दौरान हीट लिया जा रहा है, कॉम्प्रेशन के दौरान हीट जो है सिस्टम से बाहर कोल्ड रिजर्वॉयर में रिजेक्ट किया जा रहा है। बी से लेकर सी और डी से लेकर ए तक ये जो आपका प्रोसेस है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। इस दौरान सिर्फ आपका एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन होता है, लेकिन हीट सप्लाई नहीं होता है। तो डी से लेकर ए तक आप बोल सकते हो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, ठीक है। बस इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमने जब कैलकुलेट किया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से भी, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन बस मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, तो हमें पता चला कि आपका जो हीट यहाँ पे हॉट रिजर्वॉयर से निकाला गया और कोल्ड रिजर्वॉयर में डाला गया। मान लेते हैं हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर TH है और कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर TC है, तो ये पाया गया कि QC अपॉन QH, मतलब जो हीट रिजेक्ट किया गया है डिवाइडेड बाय जो हीट एब्जॉर्ब किया गया है, दैट इज इक्वल टू TC अपॉन TH। ये रिजल्ट हमें मिला इस प्रोसेस से। जो आपका कार्नोट साइकिल है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है कार्नोट साइकिल के अंदर जो भी प्रोसेस हुआ है, मैंने बताया इट हैज़ टू बी स्लो प्रोसेस, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और हम इसको कार्नोट साइकिल बोलेंगे।
कार्नोट साइकिल में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली बात मैंने आपको पहले बता दिया कि रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, इट वुड बी वेरी स्लो प्रोसेस। दूसरा, यहाँ पे 2 एडियाबैटिक होंगे और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे। अगर आप अपने हीट इंजन को इस साइकिल के थ्रू चलवाते हो तो वो कार्नोट हीट इंजन कहलाएगा और उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, समझे। और इस दौरान हमें ये रिजल्ट मिलता है QC/QH इज इक्वल टू TC/TH। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि अगर अब आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट हीट इंजन, तो एफिशिएंसी हम लोगों ने पहले से डिफाइन कर रखा है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है जो भी वर्क डन हुआ है अपॉन QH, या फिर एक और फॉर्मूला था वर्क डन मतलब QH माइनस QC, ये देख लेना वापस, अपॉन QH। ये मैं पहले ही कर चुका हूँ, वापस से बस आपको बता दे रहा हूँ। QH/QH क्या हो जाएगा, 1 माइनस QC अपॉन QH हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला पे हम ऑलरेडी ये डिराइव कर चुके हैं, फॉर्मूला पहले लिख चुका हूँ मैं। तो ये फॉर्मूले पे ध्यान देना आप, एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला, या तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो या फॉर्मूला ध्यान में रखो, एक ही चीज़ है। वर्क डन विल बी QH माइनस QC, ओके। अब QC/QH जो है वो हमने यहाँ पे देखा किसके इक्वल होता है, TC/TH। तो आप QC/QH के जगह पे, क्योंकि QC/QH जो होता है वो TC/TH के इक्वल होता है, ये किसके लिए होगा बताओ, ये कार्नोट हीट इंजन के लिए ही होगा। किसी भी इंजन के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कार्नोट हीट इंजन के लिए ही होगा। तो आप ईटा का वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ईटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस TC/TH, ये रहा। इससे हमें ये पता चलता है कि एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट हीट इंजन depends only on, देखो TC और TH क्या है आपका, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वोयर और टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वोयर। तो आपका हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर और कोल्ड रिजर्वोयर का टेम्परेचर कितना है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कार्नोट साइकिल का या कार्नोट हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या होगा। एफिशिएंसी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और आप देखोगे कि TC जितना, देखो ये TC/TH क्या है, ये एक क्वांटिटी है जो कि 1 से माइनस हो रहा है। तो ये क्वांटिटी 1 से जितना माइनस होगा उतना ही एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो ये वैल्यू जितना ही छोटा होगा उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि माइनस हो रहा है ना। तो ये वैल्यू को छोटा करने के लिए आपको क्या करना है बताओ, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर बढ़ा देना, न्यूमरेटर छोटा कर देना। तो TC जितना छोटा होगा और TH जितना बड़ा होगा, ये वैल्यू उतना ही छोटा होगा और हमारी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि 1 में से माइनस हो रहा है ना। तो ये वैल्यू कम करने के लिए TC/TH आपको TC कम करना होगा, TH ज़्यादा करना होगा। तो TC कम करने का मतलब ये है कि आपका जो कोल्ड रिजर्वोयर का टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए और हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। इन शॉर्ट, इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे एक हीट इंजन है, अगर उसका ये मान लो 800 डिग्री सेल्सियस है और ये 200 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा इंजन यहाँ पे ये है जिसका TC का वैल्यू लेट्स से 900 डिग्री सेल्सियस है और इसका TH है ना, ये TH हॉट रिजर्वोयर, और कोल्ड रिजर्वोयर का टेम्परेचर लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देख सकते हो इसमें गैप जो है वो गैप 600 का गैप है और इसके अंदर गैप जो है वो 800 का गैप है। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इसकी एफिशिएंसी कम होगी। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा TC और TH में, हॉट और कोल्ड रिजर्वोयर में, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट हीट इंजन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वोयर। ओके, हॉट और कोल्ड रिजर्वोयर के बीच में जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, आपके कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी उतना ही ज़्यादा होगा। तो बस आपको टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करना है। एक खासियत इसमें और है, आपने कोई भी वर्किंग सब्सटेंस लिया हो, चाहे कोई भी गैस लिया हो या कोई भी फ्यूल लिया हो, वर्किंग सब्सटेंस पे इसकी एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करती है।
ठीक है, एफिशिएंसी, ये कार्नोट हीट इंजन की बात कर रहा हूं मैं। एफिशिएंसी डजंट डिपेंड ऑन वर्किंग सब्सटेंस। आपने कोई भी वर्किंग सब्सटेंस लिया उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, समझे। तो लास्ट बात जो मैं आपको यहाँ पे कार्नोट हीट इंजन का बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप कोई भी दो इंजन लेके आ जाओ, ठीक है, उसमें अगर मान लो आपने टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखा है तो कार्नोट साइकिल या कार्नोट हीट इंजन का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा। तो वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर डिफरेंस, कार्नोट इंजन हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो अगर बहुत सारे इंजन हैं और सारे इंजन सेम दो टेम्परेचर के बीच में चल रहे हैं, सेम दो टेम्परेचर, मान लो 900 200 900 200 900 200, और सारे के सारे कार्नोट इंजन नहीं है, तो अगर सबकी एफिशिएंसी चेक की जाए तो सबके टेम्परेचर डिफरेंस अगर सेम भी हो तो भी उसमें सबसे अच्छा और सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगा वो किसका होगा, कार्नोट इंजन का होगा। कार्नोट इंजन आपको हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी दे देता है, ठीक है। तो ये सारी बात हुई आपके कार्नोट हीट इंजन की। ओके, तो जिस तरीके से हमारे पास ये कार्नोट साइकिल का हीट इंजन था, उसी तरह से कार्नोट साइकिल का यूज़ अगर रेफ्रिजरेटर में किया जाए तो वो आपका कार्नोट रेफ्रिजरेटर बन जाएगा, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और सेम वही चीज़ें होंगी, बस आपका साइकिल जो होगा वो कार्नोट रेफ्रिजरेटर के केस में कार्नोट साइकिल जैसे हम लोग इंजन के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता है कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर जो होता है वो हीट इंजन का ऑपोजिट सेंस में या फिर रिवर्स डायरेक्शन में उसको ऑपरेट किया जाता है। तो ये कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में वर्क डन करके हीट को भेजता है। तो यहाँ पे भी ये भी साइक्लिक प्रोसेस में ही काम करता है, और इसमें भी अगर आपने कार्नोट साइकिल यूज़ किया तो वो रेफ्रिजरेटर कार्नोट रेफ्रिजरेटर कहलाएगा। इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी, और इसमें भी आप बोल सकते हो कि इसकी जो एफिशिएंसी होगी इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। अच्छा, इसमें एफिशिएंसी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसमें हम मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इसके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा अगर आप बहुत सारे रेफ्रिजरेटर लाते हो और सबको सेम दो टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट करवाते हो, तो सबसे ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होगा वो कार्नोट रेफ्रिजरेटर का होगा, ठीक है। और इसका भी जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है कोल्ड और हॉट रिजर्वायर उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रॉपर्टीज़ जैसे कार्नोट हीट इंजन की है वैसे ही इसकी है, बस रेफ्रिजरेटर में हम एफिशिएंसी कैलकुलेट ना करके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। और इसका भी जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर सेम चीज़ है। अब हम देख भी लेते हैं। देखो, हम लोग को पता है इस आपको इस वाले केस में भी QC अपॉन QH जो है वो TC अपॉन TH के बराबर मिल जाएगा आपको, TC अपॉन TH। तो आप देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, QC अपॉन W इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और यू कैन राइट QC अपॉन W का वैल्यू हमेशा क्या होता है, QH माइनस QC। तो आप देखो यहाँ पे कि अगर आप यहाँ ध्यान से अगर देखोगे तो अगर इसको मैं लिखूँ QH अपॉन QC इज इक्वल टू TH अपॉन TC, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं बताओ। यहाँ अगर मैं डिविडेंडो का यूज़ करूँ तो QH माइनस QC अपॉन QH ऐसा आ जाएगा, नहीं सॉरी QC आ जाएगा, QH माइनस QC अपॉन QC इज इक्वल टू TH माइनस TC अपॉन TC। इसको डिविडेंडो बोलते हैं। जैसे डिविडेंडो क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी अगर है तो A माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू C माइनस डी अपॉन डी हो जाता है। तो यही डिविडेंडो हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे।
कि QH माइनस QC अपॉन QC विल बी इक्वल टू TH माइनस TC अपॉन TC। अब इसको पलट दो, अगर इनवर्स ले लो तो QC अपॉन QH माइनस QC विल बी इक्वल टू TC अपॉन TH माइनस TC। तो बस QC अपॉन QH माइनस QC विल बी TC अपॉन TH माइनस TC। तो यहाँ पे आप देख सकते हो TC अपॉन TH माइनस TC आ जाएगा आपका QC अपॉन QH माइनस QC की जगह पे। और ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि TC और TH का वैल्यू क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा होगा अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे देखना कि TH माइनस TC और TC, हाँ ठीक है चलेगा, आप इतना ही याद रख सकते हो। ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा K का वैल्यू उतना ही कम हो जाता है, डिफरेंस जितना कम होगा डिफरेंस आपका K का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ इस केस में थोड़ा उल्टा होता है। तो खैर बाकी चीज़ें तो वही है आपका कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस पे, वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। और कार्नोट रेफ्रिजरेटर का जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है बाकी सारे रेफ्रिजरेटर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा और मैक्सिमम होता है। समझ गए? तो ये हो गई बात आपके कार्नोट रेफ्रिजरेटर की। आपके बुक में एक और चीज़ देके रखा हुआ है लास्ट में, दैट इज स्टर्लिंग साइकिल। स्टर्लिंग साइकिल, तो कई केसेस में आपका स्टर्लिंग साइकिल का यूज़ करके भी हीट इंजन बनाया जाता है। स्टर्लिंग साइकिल जो है ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस ही है, ये जो पूरा का पूरा साइकिल है इसमें भी रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है। और इस साइकिल की खासियत या PV डायग्राम अगर हम देखें तो देखते हैं कि ये किस तरीके से ऑपरेट करता है। PV, अब देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले A से लेकर B तक का अगर मैं प्रोसेस बनूं तो इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। A से लेकर B तक पहला स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसी तरह जिस तरह से आपका कार्नोट साइकिल में हो रहा था, पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा और इस दौरान आपका हीट अंदर जाएगा, QH अमाउंट ऑफ हीट अंदर जाएगा हॉट रिजर्वॉयर से। उसके बाद कार्नोट साइकिल में एडियाबैटिक प्रोसेस था, लेकिन यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। B से लेकर C तक आपका आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, ना कि एडियाबैटिक प्रोसेस। ये डिफरेंस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो कार्नोट साइकिल में एडियाबैटिक था, यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। और ये एडियाबैटिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हीट एक्सचेंज नहीं होगा, इस दौरान थोड़ा सा हीट आपका बाहर चला जाता है सिस्टम से। जो भी हीट एब्जॉर्ब किया था उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे बाहर चला जाता है। फिर C से लेकर D तक आपका यहाँ पे सिस्टम पर वर्क किया जाता है, कॉम्प्रेशन होता है और ये अगेन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होगा। इस दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। और इस दौरान आपका हीट रिजेक्ट होता है सिंक में, QC अमाउंट ऑफ हीट। और फिर आपका D से लेकर A तक अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस है। देख रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो D से लेकर A तक आपके टेक्स्ट बुक में आइसोबारिक लिख दिया है, शायद वो गलती से लिख दिया होगा, मिस प्रिंट होगा। DA क्या होगा, अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। डायग्राम सही बनाया है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज ना होने का मतलब है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये आपका अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस होगा इस केस में, ठीक है। और इस दौरान हीट जो है वो सिस्टम के अंदर जाता है, यहाँ पे हीट लॉस होता है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा हीट अंदर जाता है और फिर यहाँ पे हीट अंदर जाएगा, QH अमाउंट ऑफ हीट अंदर जाएगा थ्रू हॉट रिजर्वॉयर। तो ये पूरा प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, यही आपका स्टर्लिंग साइकिल है। और स्टर्लिंग हीट इंजन जो है उसमें ये यूज़ होता है। स्टर्लिंग साइकिल से बना हुआ जो आपका हीट इंजन है उसके अंदर जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है वो होता है एयर प्लस हाइड्रोजन प्लस हीलियम एंड प्लस नाइट्रोजन हीलियम होता है कि नहीं एक बार मैं कंफर्म कर लूँ इसके अंदर। यस, एयर, हीलियम, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इसका जो पूरा मिक्सचर होता है यही आपका वर्किंग सब्सटेंस का काम करता है स्टर्लिंग साइकिल में। सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ योर थर्मोडायनेमिक्स। और फाइनली बच्चों यहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक्स दैट इज 4th चैप्टर आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये भी होता है खत्म। ओके, तो न्यूमेरिकल्स देखेंगे आगे। थैंक यू।